नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। चलिए याद करते हैं फिजिक्स। ठीक है। पता है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का ऐसे ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। दाब का ऐसे ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए अगला कहता है, अ, दाब की बीमा होती है ml-1 t-2। दाब की बीमा होती है ml-1 t-2। दाब की बीमा होती है ml-1 t-2। दाब निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। दाब निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है। जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा लगेगा, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा लगेगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक है वो घट जाता है। ठीक है। अच्छा, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घटता है। एक बार फिर देखेंगे। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब की बीमा होती है ml-1 t-2। दाब निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। दाब निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक दोस्तों घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। द्रवों का क्वथनांक है वो दाब बढ़ने पर बढ़ता है। द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है, जब एक गैस के बर्तन में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। ठीक है। आगे देखेंगे वायुमंडलीय दाब। कहता है कि वायुमंडलीय दाब है पारा के 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब। वायुमंडलीय दाब क्या है? पारा के 760 ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब। समुद्र तल पर औसत वायु दाब होता है 76 सेंटीमीटर या 760 समुद्र तल पर औसत वायु दाब होता है 76 सेंटीमीटर या 660 मिमी। समुद्र तल पर औसत वायु दाब होता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिमी। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। वायुमंडलीय दाब की दोस्तों इकाई होती है बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। साबुन का बुलबुला के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। तो आप जानते हैं। अच्छा, वायुयान में बैठा यात्री के फाउंटेन पेन के स्याही रिसने लगता है, क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है। ये तो आप जानते हैं। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगता है, क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है। चलिए आगे देखेंगे। कहता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होता है, काहे कि ऊपर वायुदाब कम होता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होता है क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना संकेत देता है आंधी तूफान आने की।
बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना संकेत देता है आंधी तूफान आने का। बैरोमीटर का पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना संकेत देता है वर्षा होने का। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना संकेत देता है वर्षा होने का। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना संकेत देता है वर्षा होने का। जब बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना मौसम साफ रहता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ रहेगा, नीचे गिरेगा धीरे धीरे तो वर्षा होगा। ठीक है, ये आप जानते भी हैं पहले से। वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। जब हवा में वायु में जल की उपस्थिति रहेगी ना तो वही आर्द्रता कहलाएगा। वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता बढ़ती है। उत्प्लावन बल एवं उत्प्लावकता। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं के ऊपर की ओर एक बल लगता है उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। जब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। जब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। ठीक है, अगला है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या प्लवन का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या प्लवन का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या प्लवन का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। अच्छा, प्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। प्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। अच्छा, प्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। अच्छा, उत्प्लावक बल निर्भर करता है द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी वस्तु के आयतन पर। उत्प्लावक बल निर्भर करता है द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी वस्तु के आयतन पर। उत्प्लावक बल निर्भर करता है द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी वस्तु के आयतन पर। अगला है, यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड उस द्रव में डूब जाएगा। यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो पिंड उस वस्तु में डूब जाएगा। यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से ज़्यादा होगा तो वह पिंड उस द्रव में डूब जाएगा। आगे चलिए। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान कहलाता है घनत्व। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान कहलाता है घनत्व। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान कहलाता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान आयतन के। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान आयतन के। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान आयतन के। घनत्व का ऐसे मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व का ऐसे मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। देखिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान या आयतन के। कहता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान या आयतन के। अच्छा, घनत्व का ऐसे मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का ऐसे मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब। घनत्व की बीमा होती है ml-3। घनत्व की बीमा होती है ml-3। अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर में। अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर में। अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर में। ठीक है, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। अच्छा, हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्लवन के सिद्धांत पर। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्लवन के सिद्धांत पर। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्लवन के सिद्धांत पर। जल में अशुद्धियाँ या लवण मिलाने पर जल का घनत्व बढ़ता है। जल में अशुद्धियाँ या लवण मिलाने पर जल का घनत्व बढ़ता है। जल में अशुद्धियाँ या लवण मिलाने पर जल का घनत्व बढ़ता है। जल में अशुद्धियाँ लवण मिलाने पर जल का घनत्व बढ़ता है। ठीक है? अगला है, समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का जो जल है ना उसका घनत्व अधिक होता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा क्वथनांक कितना होता है? तो हीरा का अपेक्षित घनत्व 3.52
तथा अपवर्तनांक 2.41 होता है, 4 एक साथ 2.41 आप याद रखिए। तो हीरा का घनत्व कितना होता है? 3.35, 3.52। हीरा का अपेक्षित घनत्व 3.52 होता है और अपवर्तनांक 2.41 होता है। तो हीरा का अपेक्षित अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 3.52। हीरा का अपेक्षित घनत्व होता है 3.52 और अपवर्तनांक होता है 2.41। जब बर्फ शुद्ध जल में तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10। जब बर्फ शुद्ध जल में तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। कहता है कि नमक के घोल में अंडा तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है। ये दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सी पर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सी पर। पूछेगा कि जल का घनत्व अधिकतम होता है कितना डिग्री पर? 4 डिग्री सी पर। और जल का आयतन न्यूनतम कितना होता है? जल का आयतन न्यूनतम कितना है? तो 4 डिग्री सी पर। ठीक है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो घनत्व। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से ज़्यादा होता है। लोहा का जो घनत्व है ना, वो पारा से कम होता है लेकिन पानी से अधिक होता है, इसीलिए। अच्छा, बादल वायुमंडल में तैरता है क्योंकि वायु की तुलना में बादल का घनत्व कम होता है। बादल वायुमंडल में तैरता है क्योंकि वायु की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। अच्छा, पिघलने पर बर्फ का आयतन घटता है। जब पिघल जाएगा ना तो बर्फ का जो आयतन है वो घट जाता है। ठीक है। पिघलने पर दोस्तों बर्फ का आयतन घटता है। अच्छा, जमने पर पानी का घनत्व घटता है। जमने पर दोस्तों पानी का घनत्व घटता है। जमने पर पानी का घनत्व घटता है। जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। ठीक है। कहता है कि पिघलने पर बर्फ का आयतन घटता है। जब पिघलेगा तो बर्फ का आयतन घट जाएगा। ठीक है। और जमने पर पानी का घनत्व घट जाएगा। जब जमेगा तो पानी का घनत्व घट जाएगा लेकिन जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। चलिए, ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। अच्छा, हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। आते हैं पृष्ठ तनाव पे। कहता है द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को कहते हैं पृष्ठ तनाव। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को कहते हैं पृष्ठ तनाव। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के बीच ससंजक बल। पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के बीच ससंजक बल। पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के बीच ससंजक बल। ठीक है। पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के बीच ससंजक बल। द्रव बूंद का संकुचन होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है पृष्ठ तनाव के कारण। अच्छा, द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठीय तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। अच्छा, पृष्ठ तनाव की बीमा होती है ml-2 T-2। पृष्ठ तनाव की बीमा ml-2 T-2। पृष्ठ तनाव की बीमा ml-2 T-2। द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है द्रव की प्रकृति एवं ताप पर। द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है द्रव की प्रकृति एवं ताप पर। दोस्तों, द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो निर्भर करता है द्रव की प्रकृति और ताप पर। अच्छा, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। द्रव का ताप अगर बढ़ेगा ना तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। द्रव का ताप अगर बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा।
द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। एक बार फिर से देखेंगे इसको। कहता है पृष्ठ तनाव का बीमा ml-2 t-2 होता है। द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है द्रव की प्रकृति एवं ताप पर। द्रव की प्रकृति एवं ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है द्रव की प्रकृति एवं ताप पर। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। कहता है कि अपमार्जक साबुन डिटर्जेंट मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अपमार्जक मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। लोहा का सुइया पानी की सतह पर तैरता है पृष्ठ तनाव के कारण। अच्छा, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। ये सब चीजें आप जानते हैं। देखिए, कहता है गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने से उसका लार्वा जल में डूबकर मर जाता है। अच्छा, गड्ढा में पानी भरल रहता है, मिट्टी का तेल छिड़क देंगे तो मच्छरवा से मर जाता है। काहे कि पृष्ठ तनाव कम होने से उसके लार्वा जल में डूबकर मर जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने से उसके लार्वा जल में डूबकर मर जाते हैं। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। आगे देखेंगे। एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल होता है। दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगेगा तो ससंजक बल, और अलग अलग पदार्थ के बीच लगेगा तो असंजक बल है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। ठीक है, आगे है। जल किसी वस्तु को भिगाता है असंजक बल के कारण। जल किसी वस्तु को भिगा देता है असंजक बल के कारण। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर कर आते हैं असंजक बल के कारण। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर कर आता है असंजक बल के कारण। जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर की ओर उड़ जाता है। जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है तो ऊपर की ओर उड़ जाता है। केशिकत्व को देखेंगे। खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है वह कहलाती है केश नली। खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है वह कहलाता है केश नली। खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है वह कहलाता है केश नली। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना कहलाता है केशिकत्व। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना कहलाता है केशिकत्व। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने, तो केशिकत्व हो गया। चलिए, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण, ये तो आप जानते हैं। अच्छा, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है केशिकत्व के कारण। जो ब्लॉटिंग पेपर है स्याही को तुरंत ही सोख लेता है, किसके कारण? केशिकत्व के कारण। अच्छा, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के कारण। केशिका क्रिया बोल सकते हैं।
तो फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिका क्रिया। पौधों की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण है केशिकत्व। पौधों की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण है केशिकत्व। पौधों की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण है केशिकत्व। श्यानता। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है वह श्यानता कहलाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है वह श्यानता कहलाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है वह श्यानता कहलाता है। श्यानता गुण है केवल द्रव तथा गैसों का। श्यानता गुण है केवल द्रवों तथा गैसों का। द्रवों की तुलना में गैस की श्यानता कम होती है। द्रवों की तुलना में गैस की श्यानता कम होती है। द्रवों की तुलना में गैस की श्यानता कम होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होता है। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होता है। दोस्तों एक बार फिर से देखेंगे। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है वह श्यानता कहलाता है। श्यानता गुण है केवल द्रव तथा गैस का। श्यानता गुण है केवल द्रवों तथा गैसों का। श्यानता गुण है केवल द्रव तथा गैस, मतलब केवल द्रव और गैस में ही श्यानता का गुण पाया जाता है। द्रवों की तुलना में गैस की श्यानता कम होती है। द्रवों की तुलना में गैस की श्यानता कम होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। श्यानता की एसआई मात्रक पॉइज होता है। श्यानता की एसआई इकाई पॉइज होती है। ठीक है। श्यानता का गुणांक बीमा ml-1 t-1 होता है। श्यानता का गुणांक बीमा ml-1 t-1 होता है। देखिए श्यानता की एसआई इकाई पॉइज है। श्यानता की एसआई इकाई पॉइज होता है, लेकिन श्यानता गुणांक की बीमा ml-1 t-1 होता है। श्यानता गुणांक की बीमा ml-1 t-1 होता है। किसी तरल की श्यानता का मापन किया जाता है विस्कोमीटर से। किसी तरल की श्यानता का मापन किया जाता है विस्कोमीटर से। किसी तरल की श्यानता का मापन किया जाता है विस्कोमीटर से। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय बाद जल अपने आप स्थिर हो जाता है श्यानता के कारण। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय बाद जल अपने आप स्थिर हो जाता है श्यानता के कारण। अब है प्रत्यास्था। जब किसी पिंड पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसका आकार और आकृति दोनों ही बदल जाता है तथा जैसे ही बल हटाया जाता है वो अपने पूर्ववर्त स्थिति में आने का प्रयास करता है। पिंड का यह गुण कहलाता है प्रत्यास्था। जब किसी पिंड की बाहरी बल लगाया जाता है तो उसका आकार और आकृति दोनों बदल जाता है। ठीक है। जैसे ही बल हटाया जाता है तो फिर वह अपना पहले वाला रूप में आ जाता है। यह गुण ही प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है। चलिए कहता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में परिवर्तन कहलाता है विकृति। प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में परिवर्तन कहलाता है विकृति। प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में परिवर्तन कहलाता है विकृति। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है यंग प्रत्यास्था गुणांक। प्रतिबल या विकृति का अनुपात कहलाता है यंग प्रत्यास्था गुणांक। प्रतिबल या विकृति का अनुपात कहलाता है यंग प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्वार्ट्ज है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्वार्ट्ज है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्वार्ट्ज है। हुक का नियम के अनुसार प्रत्यास्था की सीमा में उत्पन्न विकृति पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। हुक का नियम कहता है दोस्तों कि प्रत्यास्था की सीमा में उत्पन्न विकृति, देखेंगे, प्रत्यास्था की सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्यास्था की सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। हुक का नियम है प्रतिबल या विकृति बराबर ई। हुक का नियम है प्रतिबल या विकृति बराबर ई। ठीक है।
आगे देखेंगे। कहता है कि कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हुक के नियम पर। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, हुक के नियम पर। दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको याद भी हो गया होगा। तो याद करें, 2-3 बार देखेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें दोस्तों, और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।